हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संगम अकादमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंबुज श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर के आया हूं अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्लास। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था ईडियम के बारे में, हम लोगों ने ईडियम के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी लोगों को ईडियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं अभी आपको बता रहा हूं बेसिक फंडामेंटल। इस बेसिक फंडामेंटल के दौरान क्लास पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्लास हर एक टॉपिक में आपको मिलता रहेगा और आपको हर एक टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा, सहयोग पहुंचाएगा। तो आइए देखते हैं क्लास कहते किसे हैं, क्लास को कैसे हम पहचान करेंगे। क्लास को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। उपवाक्य को कैसे पहचान करेंगे? उपवाक्य आपको पहचान करने आना चाहिए। पहचान करने के ही तौर तरीके से हमें समझना है। तो जैसा कि क्लास का हिंदी में अर्थ निकल रहा है उपवाक्य। उपवाक्य की बात की जाए तो एक बात जरूर हमें क्लियर हो रहा है इसके हिंदी के अर्थ से कि उपवाक्य मतलब वाक्य तो नहीं हो सकता, लेकिन वाक्य का एक भाग जरूर होगा। क्योंकि उपवाक्य कहने का मतलब है तो स्पष्ट है कि उपवाक्य है, यानी वाक्य नहीं हो सकता, लेकिन वाक्य का एक भाग जरूर होगा। वाक्य का कैसा भाग होगा जिसे हम उपवाक्य कहेंगे? तो इस बात को हम समझ लेते हैं कि वाक्य का एक ऐसा भाग होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है और केवल एक प्रेडिकेट होता है, और जब वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के पूरे वाक्य का एक भाग बनता है तभी हम उसे एक उपवाक्य कह देते हैं। मतलब स्पष्ट है कि उपवाक्य एक वाक्य कभी भी नहीं हो सकता। उपवाक्य वाक्य में होगा, लेकिन वाक्य में होगा तो कैसे पहचान करेंगे? स्पष्ट हो गया कि वाक्य में उपवाक्य मिलेगा। एक उपवाक्य में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, और वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के जब वाक्य का भाग बनेगा तभी हम उसको कह देंगे कि वह एक उपवाक्य है। इसी बात को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं और इस बात को डेफिनेशन के रूप में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस बात को ट्रांसलेट कर लीजिए कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह। भाई वाक्य का भाग होगा तो वाक्य का भाग इज इक्वल टू शब्दों का समूह तो हम कह सकते हैं। तो हम क्यों न लिख ले कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है, केवल एक प्रेडिकेट होता है, और वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के किसी वाक्य का भाग बनता है तो उसे ही हम एक उपवाक्य कह देते हैं। इस बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that has its own subject, that has its own subject and its own predicate and its own predicate and is also a part of sentence and is also a part of sentence is called class। तो स्पष्ट हो गया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has its own subject and its own predicate and is also a part of sentence
इज कॉल्ड क्लास। क्लास का डेफिनेशन हमें मिल गया, लेकिन इस डेफिनेशन को प्राप्त करने के पश्चात हमें समझ में यह आ रहा है कि हम क्लास तभी समझ पाएंगे जब हमें सब्जेक्ट पता होगा और प्रेडिकेट पता होगा। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब हम पहचान करना जान पाएंगे तभी हम एक क्लास को पहचान कर पाएंगे, क्योंकि क्लास का डेफिनेशन कह रहा है कि शब्दों का एक समूह होगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, लेकिन वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बनेगा, तभी हम उसे एक क्लास कह देंगे। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं क्लास को पहचान करने से पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जान लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, अ पुलिसमैन does not perform his duties honestly. A policeman does not perform his duties honestly. एक पुलिसमैन अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक से नहीं करता है। इसे हम एक सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि शब्दों का समूह है और इसका अर्थ अपने आप में पूरा है। यह एक सेंटेंस कहलाएगा, एक वाक्य कहलाएगा। हमें समझना है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं अ पुलिसमैन की, बताइए डू का मतलब क्या होता है। भाई डू मतलब होता है करना। डू के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं ई आर, तो यह बन गया डूअर। तो डूअर का अर्थ हो जाएगा कार्य को करने वाला, और यहीं से हमें सब्जेक्ट का डेफिनेशन मिल गया कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में कार्य करने वाले को ही हम कहते हैं कि वह है सब्जेक्ट। सेंटेंस में कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाएगा। आप पुलिसमैन को सब्जेक्ट कह देंगे, और एक सेंटेंस में जब आपको सब्जेक्ट पहचान करने आ जाएगा, सब्जेक्ट आपने पहचान कर लिया, तो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है उसे ही कह देते हैं प्रेडिकेट। हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पहले भी पहचान करने आता था, यह आपको जानकारी पहले से है। फिलहाल मैं आपको एक बार रिकॉल कराने के तौर पे बता दे रहा हूं। बाकी अब इतनी जानकारी आपको है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। एक सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट को पहचान कर लिया, तो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है उसी को हम कह देते हैं कि वह है प्रेडिकेट। आपको सब्जेक्ट का डेफिनेशन भी मिल गया कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दैट intelligent student is my elder brother. That intelligent student is my elder brother. वह बुद्धिमान छात्र मेरा बड़ा भाई है। अब देखा जाए तो इस सेंटेंस में तो कोई कार्य ही नहीं हो रहा है कि हम यह नियम अप्लाई कर सके कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कार्य तो कोई हो नहीं रहा है भाई, यह एक स्टेटमेंट है। और ठीक है, एक तरीका आपको बता दिया गया कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य में कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। एक और भी तरीका जान लीजिए कि सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। यानी दैट इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बारे में बात किया जा रहा है इस सेंटेंस में, इसे हम कहेंगे कि यह सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट आपने पहचान कर लिया, तो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाए उसे ही कह देते हैं प्रेडिकेट। तो इसे हम कह देंगे कि यह है प्रेडिकेट। एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिला दूं, याद रखिएगा कि एक प्रेडिकेट में एक ही क्रिया होती है। एक प्रेडिकेट में
एक ही क्रिया होती है, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि एक प्रेडिकेट में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। बस इतना अभी फिलहाल याद रखिए कि एक प्रेडिकेट में एक क्रिया होती है, और एक क्रिया वह क्रिया चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे फाइनाइट वर्ब हो, चाहे इनफाइनाइट वर्ब हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो, चाहे जिस प्रकार की क्रिया हो, चाहे ट्रांजिटिव वर्ब हो, चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब हो, चाहे जिस प्रकार की क्रिया हो, लेकिन कम से कम एक क्रिया का होना अनिवार्य होता है। यह बात आप याद रखिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी हम आपको याद दिलाएंगे। एक और एग्जांपल जान लेते हैं, जैसे देयर लिव्स अ हर्मिट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। देयर लिव्स अ हर्मिट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। हिल के टॉप पर एक हर्मिट रहता है, हिल के टॉप पर एक हर्मिट रहता है, सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट किसे कहेंगे, तो हिल के टॉप पर रहने का कार्य कौन कर रहा है, अ हर्मिट कर रहा है। मतलब है कि हर्मिट को हम कह देंगे सब्जेक्ट है, और देयर लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल को हम कह देंगे कि यह प्रेडिकेट है। और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पहचान कर लिया तो मुझे लगता है कि क्लास भी आप आसानी से पहचान कर लेंगे। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान करने आ गया तो सब्जेक्ट को पहचान करने का एक और भी तरीका याद रखिए। एक तीसरा यह तरीका आपको मैं बता दूं कि सेंटेंस में हु से प्रश्न करने पर, जब आप सेंटेंस में WHO हु से प्रश्न करेंगे तो हु से प्रश्न करने पर जो भी आंसर में आपको मिलेगा उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। आप सब्जेक्ट को इस 3 प्रकार से पहचान कर सकते हैं। पहला प्रकार, डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सेंटेंस में कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा प्रकार, जिसके बारे में बात करते हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। तीसरा प्रकार कि सेंटेंस में हु से प्रश्न करने पर जो उत्तर में प्राप्त होता है उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट को आपने पहचान कर लिया तो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाएगा उसको कह देंगे कि वह होता है प्रेडिकेट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान करने आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लास की। तो क्लास का डेफिनेशन हम लोगों को यहां से मिल चुका है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का एक प्रेडिकेट होता है, और वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसे ही हम एक क्लास कह देते हैं। देखा जाए शब्दों का समूह तो यह ही है, इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट भी है। क्या हम इसको एक क्लास कह सकते हैं? जी नहीं, यह एक क्लास नहीं हो सकता है, यह तो सेंटेंस बन गया क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में पूरा हो गया। यह एक सेंटेंस बन गया, आप इसको एक क्लास नहीं कह सकते। इसी सेंटेंस को उठाइए और किसी भी सेंटेंस के साथ अटैच कर देंगे तो यह इमीडिएट एक क्लास बन जाएगा, लेकिन अभी आप इसे एक क्लास नहीं कह सकते। इसमें भी देखिए एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट जरूर है, लेकिन क्या यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के एक सेंटेंस का पार्ट बन रहा है? नहीं, यह खुद एक सेंटेंस बन गया। यह क्लास नहीं हो सकता, यह सेंटेंस है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर किसी भी दूसरे सेंटेंस के साथ अटैच कर देंगे तो यह इमीडिएट एक क्लास बन जाएगा, लेकिन अभी आप इसको एक क्लास नहीं कह सकते। अगला एग्जाम्पल है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर सेंटेंस का पार्ट नहीं बन रहा है, यह खुद ही सेंटेंस बन गया। यह सेंटेंस कहलाएगा, इसको हम एक क्लास नहीं कह सकते। लेकिन इस सेंटेंस को उठाइए, किसी भी सेंटेंस के साथ अटैच कर दीजिए तो यह इमीडिएट एक क्लास बन जाएगा। कहने का मेरा मतलब साफ है कि एक क्लास कभी भी अकेले नहीं हो सकता। अकेले होगा तो वह सेंटेंस कहलाएगा, आप उसे क्लास नहीं कह सकते। और यह भी हमें निष्कर्ष में मिल गया कि एक क्लास एक सेंटेंस में ही होता है, एक सेंटेंस नहीं होता है। अर्थात क्लास हमेशा एक सेंटेंस में ही आपको मिलेगा।
अब आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, और क्लास को पहचान करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है अनलेस वी चेक टेररिज्म इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस। सेंटेंस है अनलेस वी चेक टेररिज्म इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस। देखिए यह एक सेंटेंस कहलाएगा, इसलिए सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि शब्दों का समूह है, इसका अर्थ अपने आप में पूरा है, और शब्दों का समूह जिसका अर्थ अपने आप में पूरा होता है, कंप्लीट सेंस देता है, सेंटेंस कहते हैं। यह एक सेंटेंस कहलाएगा और बिल्कुल सही है। हमें बात करना है क्लास के बारे में। आइए देख लेते हैं इसको। वी को सब्जेक्ट कहा जाएगा, चेक टेररिज्म को हम प्रेडिकेट कहेंगे, और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन रहा है। निश्चित रूप से हम इसे कहेंगे कि यह एक क्लास है। आगे लिखा हुआ है कि इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस, इसमें इंडिया को हम सब्जेक्ट कहेंगे, कैन नॉट प्रोग्रेस को प्रेडिकेट कहेंगे, और यह सब्जेक्ट और यह प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन रहा है। यह एक क्लास कहलाएगा। अर्थात स्पष्ट हो गया कि शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, और वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बनेगा, तो उसे ही हम एक क्लास कहेंगे। यह क्लास कहलाएगा। मुझे आशा है कि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। आगे हम अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है if you come to me, if you come to me, I shall help you. If you come to me, I shall हेल्प यू। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसमें यू को देखा जाए, यह सब्जेक्ट है, कम टू मी को देखा जाए, प्रेडिकेट है, और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन गया, अर्थात यह एक क्लास कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसमें आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्प यू प्रेडिकेट है, और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन गया। यह एक क्लास कहलाएगा। क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सामान्य तरीके से आप इतनी बात याद रखिए कि शब्दों का समूह होता है क्लास, जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होगा, केवल एक प्रेडिकेट होगा, और वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बनेगा, एक भाग बनेगा, तो हम उसे ही एक क्लास कहते हैं। जैसे आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है although the boy worked hard, he did not pass in the exam. Although the boy worked hard, he did not pass in the exam. यद्यपि कि लड़के ने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वह परीक्षा में पास नहीं हुआ। हम बात करते हैं क्लास के बारे में,
तो द बॉय वर्कड हार्ड को देखा जाए, इसमें द बॉय सब्जेक्ट हो गया, वर्कड हार्ड प्रेडिकेट हो गया, और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन गया, यह एक क्लास कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है ही डिड नॉट पास इन द एग्जाम, यह भी एक क्लास कहलाएगा क्योंकि ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट पास इन द एग्जाम प्रेडिकेट है, और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन गया, अर्थात यह एक क्लास कहलाएगा। तो यहां से हमें क्लास का डेफिनेशन भी पता हो गया, क्लास पहचान करने भी आ गया। मुझे आशा है, विश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चों को क्लास अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत हो, आप संगम अकादमी के कमेंट बॉक्स में जाइए, आप उसमें कमेंट कीजिए, बताइए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए और आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, अतिशीघ्र आपका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है व्हेन आई गो टू आगरा। When I go to Agra, I shall visit the Taj Mahal. When I go to Agra, I shall visit the Taj Mahal. जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हेन आई गो टू आगरा आई शैल विजिट द ताजमहल। इसमें हम बात करते हैं आई गो टू आगरा के बारे में। तो आई गो टू आगरा इसमें एक सब्जेक्ट है, गो टू आगरा प्रेडिकेट है, और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन रहा है, एक भाग बन रहा है। इसे हम कहेंगे कि यह एक क्लास है। आई शैल विजिट द ताजमहल, यह भी एक क्लास कहलाएगा क्योंकि इसमें आई सब्जेक्ट है और शैल विजिट द ताजमहल प्रेडिकेट है, और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन रहा है, एक भाग बन रहा है। हम इसे कहेंगे कि यह एक क्लास है। अर्थात क्लास आपको समझ में आ गया होगा। क्लास में किसी भी प्रकार की कोई समस्या पहचान करने में नहीं आनी चाहिए। बाकी ऐसे भी मेरे रहते आपको समस्या नहीं हो सकती, मैं आपको समस्या नहीं आने दूंगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप पूछना चाहते पूछिए, या आप संगम अकादमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको अतिशीघ्र मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, हर टॉपिक में आपको क्लास मिलेगा। और अगर इस फंडामेंटल के दौरान, इस बेसिक चीज के दौरान अगर मैं आपको क्लास न बताऊं और हम लोग आगे बढ़ जाए, तो जब टॉपिक हम शुरू करेंगे तो उसमें आपको क्लास मिलता रहेगा। आप बीच बीच में पूछने लगेंगे, या हम क्लास का नाम लेंगे तो आप फिर बीच में टोक देंगे, पूछने लगेंगे कि क्लास होता क्या है, पहले क्लास तो बताइए, तब आगे टॉपिक को कंटिन्यू कीजिए। तो हमें उस टॉपिक को रोक करके क्लास के बारे में बताना पड़ेगा। तो ऐसा न करना पड़े, इसलिए बेसिक फंडामेंटल के दौरान मैं आपको क्लास और इसके टाइप्स की बात पहले कर लेता हूं, ताकि बेसिक चीज आपका क्लियर रहेगा, तो आगे टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास आपको समझ में आ गया। दो चार बातें हम लोग और भी कर लेते हैं, दो चार बातें, छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ये 4 सेंटेंसेज लिखे गए हैं, इन चारों सेंटेंसेज में दो दो क्लास है। दोनों क्लाजेज को, पहले सेंटेंस को देखिए, दोनों क्लाजेज को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? अनलेस। तो अनलेस को हम कह देंगे कि यह है कंजंक्शन। इस वाक्य में भी देखिए, दोनों क्लाजेज को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? इफ। तो इफ को हम कह देंगे कि यह है कंजंक्शन।
आगे हम लोग कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक अक्षरों को, शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है, उसे ही हम कह देते हैं कंजंक्शन। यहां पर इफ दो क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इफ को हम कह देंगे कि यह है कंजंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी दो क्लॉज है, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है आल्दो, आल्दो को हम कह देंगे कि यह है कंजंक्शन। लास्ट सेंटेंस में दो क्लॉजेस है, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है व्हेन, तो व्हेन को हम कह देंगे कि यह है कंजंक्शन। अर्थात एक बात स्पष्ट हो गई कि दो क्लॉजेस को जोड़ने का जो शब्द कार्य करे वह कंजंक्शन कहलाएगा। तो अनलेस, इफ, आल्दो और व्हेन को हम कहेंगे कि यह है कंजंक्शन। एक और भी छोटी बात याद रखिएगा कि कंजंक्शन जिसके पहले आता है, मतलब कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज आएगा वह कंजंक्शन उसी क्लॉज के साथ जुड़ा रहता है। यह बात आप याद रखेंगे कि कंजंक्शन के तुरंत बाद आने वाला जो क्लॉज होगा वह कंजंक्शन उसी क्लॉज के साथ अटैच्ड रहता है। और अगली बात मैं आपको यह बता दूं कि एक नियम होता है कि यदि कोई वाक्य कंजंक्शन से आरंभ होता है तो अगले क्लॉज को जोड़ने के लिए कॉमा का प्रयोग करना होता है। देखिए कॉमा लगाया गया है अगले क्लॉज को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये सभी सेंटेंसेज कंजंक्शन से आरंभ हो रहे हैं। लेकिन अगर कंजंक्शन दो क्लॉजेस के इन बिटवीन आ जाए तो कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कंजंक्शन और कॉमा दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस वी चेक टेररिज्म। इसके ना तो मीनिंग पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो कोई स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा, ना तो कंस्ट्रक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतर केवल इतना रहेगा कि कंजंक्शन बीच में आ जाएगा तो कॉमा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आप चाहे लिख सकते हैं इसको भी कि आई शैल हेल्प यू इफ यू कम टू मी। ना तो इसके मीनिंग पर प्रभाव पड़ेगा, ना तो स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा। अंतर केवल इतना रहेगा कि कंजंक्शन बीच में आ जाएगा तो कॉमा का प्रयोग हमें नहीं करना होगा। और यह बात की बात है, यह तो कंजंक्शन चैप्टर का विषय वस्तु है। कंजंक्शन चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि आल्दो कभी बीच में, दो क्लॉजेस के बीच में कभी प्रयोग नहीं किया जाता है, आल्दो से सेंटेंस स्टार्ट ही होता है। तो ये तो अब कंजंक्शन के ज्ञान विज्ञान की बातें हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप चाहे इसको भी लिख सकते हैं, आई शैल विजिट द ताजमहल व्हेन आई गो टू आगरा। इसके मीनिंग में ना तो कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो स्ट्रक्चर में प्रभाव पड़ेगा। अंतर केवल इतना रहेगा, कंजंक्शन इन बिटवीन आ जाएगा तो कॉमा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगली बात यह भी आपको याद रखना होगा कि आप यह गलत कॉन्सेप्ट नहीं बना लीजिएगा कि एक वाक्य में दो ही क्लॉज होते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। एक वाक्य में दो क्लॉज, तीन क्लॉज, चार क्लॉज, पांच क्लॉज, कई क्लॉजेज हो सकते हैं। लेकिन क्लॉज का नाम हम तभी ले सकते हैं जब एक वाक्य में कम से कम दो क्लॉज हो, क्योंकि एक क्लॉज कभी भी अकेले नहीं आ सकता। जहां भी एक क्लॉज होगा वह सेंटेंस हो जाएगा, फिर हम उसको क्लॉज नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से यह बात भी प्रूव हो गई कि क्लॉज सेंटेंस में होता है, क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। यह बात आप याद रखेंगे। जैसे आप एग्जाम देते होंगे, आप अपने एग्जाम के पेपर में 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का एक एक सेंटेंस आपको पढ़ने को मिलता होगा। तो आप आज से देखते चलिएगा कि अगर 4 लाइन का सेंटेंस है तो निश्चित रूप से उसमें 3 या 4 क्लॉज का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बड़ा किया जाता है, उस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बड़ा किया जाता है। कई क्लॉजेस को जोड़ करके उसका कंस्ट्रक्शन बड़ा कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट को यह बेसिक चीज नहीं पता होती है तो स्टूडेंट पहले ही धराशायी हो जाता है कि इतना बड़ा सेंटेंस है, कैसे मैं इसको समझूं। लेकिन अब क्लॉज अगर आपको पता है, उसमें क्लॉज वाइज क्लासिफिकेशन कर लीजिए, कितने क्लॉज है इतने बड़े सेंटेंस में, 4 लाइन के सेंटेंस में, और क्लॉज वाइज अलग अलग मीनिंग निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से आप उस पूरे 4 लाइन के सेंटेंस का मीनिंग आसानी से निकाल लेंगे और आपको काफी हेल्प मिलेगा। इस प्रकार से क्लॉज हर टॉपिक में आपको मिलेगा और क्लॉज हर टॉपिक को आसान करता चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि क्लॉज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। आज हम इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।